आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का विद्युत चैप्टर। ये आपका दिस इज़ ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। क्लास 10th वालों के लिए भी है और क्लास 12th वालों को भी ये आपको मिलेगा। तो सो प्लीज़ आप लोग का यूपी बोर्ड का पेपर का डेट आ चुका है, सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ सके। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न कैसे होता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच फ्रिक्शन उत्पन्न होता है तो उनमें से एक चार्ज इंडक्ट होता है, इसकी वजह से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। जैसे जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच घर्षण होता है, घर्षण मतलब फ्रिक्शन यानी किसी चीज़ को रगड़ने पर, जैसे नहीं विश्वास है तो चार्ज को आपको देखना है, तो एक कंघी लेना है और सूखे बालों पे रगड़ के और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पे आप टच करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें कागज़ के जितने भी टुकड़े होंगे वो कंघी में आके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो वहाँ पे आपको आवेश का पता लगेगा। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो वो तो अभी बाद में समझेंगे। तो आपका पहला चीज़ है, जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच घर्षण होता है तो आवेश की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और आवेश उत्पन्न के बस घर्षण के वजह से नहीं होता है, इसमें बहुत सारे तीन वजह से आवेश उत्पन्न होता है। पहला आपका है घर्षण, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। दूसरा है आपका चालन, इसको बोलते हैं कंडक्शन। इसको बोलते हैं प्रेरण, को बोलते हैं इंडक्शन। यानी तीन चीज़ों से, ये तो आपका क्लास 10 में नहीं है, तो माना किस वजह से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है वो बताएगा। पहला चीज़ आपका फ्रिक्शन की वजह से, दूसरा कंडक्शन की वजह से, दूसरा उसके बाद तीसरा क्या, इंडक्शन की वजह से। अर्थात तीन वजह से आवेश उत्पन्न हो सकता है, घर्षण की वजह से, चालन की वजह से और प्रेरण की वजह से। उसका इसके मात्रक क्या होते हैं, आवेश का जो मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम एक क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, इस वजह से वो अपने ही नाम पे इसका मात्रक रख दिए। यानी आवेश के बारे में वही अध्ययन किए थे, इस वजह से वो अपना ही नाम रख दिए थे। तो उसके बाद कूलाम के अन्य मात्रक भी होते हैं आपको। तो कूलाम के अन्य जो मात्रक होते हैं, कूलाम के तीन अन्य मात्रक होते हैं। पहला तो मेन मात्रक आपका कूलाम होगा, इसको किससे डिनोट करेंगे, सी से। कूलाम को सी से डिनोट करेंगे, सी से। उसके बाद आता है आपका उसके बाद आता है माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम। क्या होता है, इसको यम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। तो एक मिली कूलाम इक्वल टू कितना कूलाम होता है, 10⁻³ कूलाम। अर्थात ये आपके कूलाम के अन्य मात्रक है। उसके बाद आता है माइक्रो कूलाम। इसको म्यू सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी म्यू मतलब माइक्रो होता है, म्यू रहेगा, सी कूलाम को कैपिटल सी से, ये होता है 10⁻⁶ कूलाम। उसके बाद आता है मिनी कूलाम, सॉरी नैनो कूलाम, नैनो कूलाम। एक नैनो अर्थात न्यू यन से, नैनो कूलाम को किसे, सी से, यन अर्थात यन सी से डिनोट करेंगे, अर्थात 10⁻⁹ कूलाम होगा। ये आवेश के अन्य तीन मात्रक हैं। पहला आपका मिली कूलाम, इसको यम सी से डिनोट करेंगे। उसके बाद माइक्रो मतलब म्यू सी से, नैनो मतलब एन सी से। यहाँ तो इतना कूलाम होता है, 10⁻³ कूलाम होता है। यानी कि अन्य का मेन मात्रक तब तक हो गया विद्युत आवेश का, कूलाम सी से डिनोट करेंगे। उसके बाद अन्य तीन मात्रक होंगे मिली कूलाम। एक मिली कूलाम में कितना कूलाम होता है, 10⁻³ कूलाम। अर्थात कूलाम को अगर चेंज करना है मिली कूलाम में तो आपको इससे आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अर्थात इसका मतलब हो गया आपका एक कूलाम इक्वस टू हो जाएगा 1/10⁻, जाके ऊपर बैठेगा तो मिली 10⁻ क्या होगा, -3। यानी इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको चेंज हो जाएगा, जाके 10⁻³ ऊपर बैठा सकते हैं। ये सब अन्य मात्रक है, इसको जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी माइक्रो कूलाम में दिया हो, कूलाम में चेंज करना तो 10⁻³ से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना है। कूलाम में दिया तो 10⁻³ से डिवाइड कर दीजिए, ये का। तो ये आपके कूलाम के अन्य तीन मात्रक हो गए। इसको मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम और नैनो कूलाम कह सकते हैं। इसको याद करने का क्या ट्रिक है, पहले आपको मिली कूलाम में 10⁻⁻, उसके बाद 3 का टेबल पढ़ना है, 3 का 3, 3 6, 3 3 का 9, अब माइनस बैठा देना है आपको। ये माइक्रो मिली, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि एक माइक्रो कूलाम अर्थात एक मिली कूलाम में कितना कूलाम होता है। तो एक मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम, एक माइक्रो कूलाम में 10⁻�6 कूलाम और एक नैनो कूलाम में आपका होता है 10⁻⁹ कूलाम। उसके बाद ये आपके आवेश आपका इससे हो गया। उसके बाद स्टार्ट होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक और धारा मतलब क्या होता है,
करंट। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी नंबर ऑफ चार्ज जितने भी फ्लो होते हैं तार पे, किसी विद्युत परिपथ में आवेश जो प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोल सकते हैं। यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो लिखते हैं इसको, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसको किसे डिनोट करेंगे? इसका करंट है, इसको स्पेशली जो यूज किया जाता है, इसको आई से, विद्युत धारा को आई से डिनोट किया जाता है, को आई से कैपिटल लिख सकते हैं या स्मॉल लिख सकते हैं, आई से, क्योंकि इसको होता आई से प्रदर्शित करते हैं, चाहे स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो। तो उसके बाद आवेशों के प्रवाह की दर, द फ्लो ऑफ चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो चार्ज फ्लो होता है उसके रिस्पेक्ट में समय के दर को, दर मतलब समय के हिसाब से जितना भी चार्ज फ्लो होगा उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। यानी ये तार है, तो इस समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में चार्ज। तो ये चार्ज जो फ्लो होता है जितने समय में जिस दर में फ्लो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो फार्मूला आपका क्या बनेगा? विद्युत धारा इक्वल्स टू, धारा का फार्मूला क्या बनेगा? दर मतलब समय, जितने समय में जितना आवेश फ्लो होगा उसी को हम क्या कह सकते हैं? विद्युत धारा कह सकते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को किससे? आई से, चाहे कैपिटल करिए चाहे स्मॉल करिए। आवेश को क्यू से, चाहे कैपिटल क्यू चाहे स्मॉल, तो क्यू, और समय को किससे? टी से। तो यहाँ से आपका आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब फार्मूला निकल सकता है, यहाँ से आवेश का भी फार्मूला निकल सकता है। आवेश का फार्मूला क्या होगा? क्यू इक्वल्स टू आई टी। यहाँ से फार्मूला निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू आई टी, क्योंकि यहाँ पे तीन राशियाँ हैं। आई है, आई का मात्रक विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहाँ से मात्रक भी आप जान सकते हैं। तो विद्युत देखिए जो आवेश होता है, आवेश भी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बहुत मोटिवेटेड है, दो वस्तुएं कोई भी चीज़ है, ये निगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है, ये प्लस वाला है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला निगेटिव चार्ज। जैसे बैड और गुड का जो कांटेक्ट देखा जाए तो इसमें जब ये दोनों को क्या किया कनेक्ट किया जाएगा तो इसका चार्ज इस पर क्या होगा? फ्लो होगा। चार्ज प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है, क्योंकि जिसके पास कुछ होता है वही कुछ देता है, नहीं तो नेगेटिव वाली चीज़ें कहाँ कुछ देने लायक होती हैं। इसीलिए फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ से स्टार्ट होगा? प्लस वाली चीज़ से। आगे आप लोग को समझ में आएगा। इसी में आपका होता है इसमें आपको आवेश मतलब आपका क्या हो जाएगा? चार्ज। यानी जिसके पास जो चार्ज रहेगा वही देगा, जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञान देगा, जिसके पास गाली देने वाला होगा तो गाली सिखाएगा। जिसके पास जो चार्ज होता है वही किसी को देता है। इसीलिए आप लोग संगत का असर पड़ता है। जिस प्रकार के संगत में आप रहेंगे उसी प्रकार के चार्ज पे आप फ्लो करेंगे। आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर वाले चार्ज में चले जाइए, आप सारे देखेंगे उसमें आपको इंजीनियर मिलेंगे। डॉक्टर है तो डॉक्टर का ही कॉन्टेक्ट बनेगा, बाकी ही नहीं कि आपका डॉक्टर चोर से कांटेक्ट बन जाएगा, क्योंकि दोनों का आवेश क्या है? अलग अलग है। लेकिन चोर भी अगर डॉक्टर के संपर्क में आएगा तो वो भी डॉक्टर के जैसे बिहेवियर करने लगेगा, क्योंकि जिसके संपर्क में जो आता है तो वो उसी प्रकार का बिहेवियर करने लगता है, बिहेव उसका बदल जाता है। इसीलिए आपका संगत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज वो चीज़ें फिर से बदलने लगती है। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक तो जान ही गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का मात्रक। आपका इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। इसका मात्रक आपका हो जाएगा, नोट्स बना सकते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा, विद्युत धारा का मात्रक, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर इसका हो जाएगा एम्पियर। उसके बाद आवेश का मात्रक अभी आप लोग पढ़े ऊपर क्या होगा? कूलाम होगा। और समय का मात्रक सेकंड होता है, ये तो सब कोई जानता है, सेकंड। तो यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा आपका
सॉरी विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, या कूलाम प्रति सेकंड को बोल सकते हैं। 1 एम्पियर, तो अब उसमें कभी कभी पूछ देता है 1 एम्पियर को किससे डिनोट कर सकते हैं, एम्पियर को ए से डिनोट कर सकते हैं। एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने विद्युत धारा के बारे में बोला था, तो इसीलिए अपने ही नाम पे उन्होंने करे। जैसे आपका न्यूटन ने अपना F = ma से बल का मात्रक न्यूटन रख दिया, जबकि उसका केजी प्रति मीटर केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो 1 केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही बोलते 1 न्यूटन। तो न्यूटन भी क्या थे, अपने ही नाम पे उस मात्रक को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अगर नहीं न्यूटन बाबा अपना नाम रखते कि 1 केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन होता है, तो दुनिया अभी तक भूल गए होते कि न्यूटन ने बाबा वो फार्मूला दिए थे। इसीलिए वैज्ञानिक लोग भी होशियार थे कि जानते थे कि दुनिया क्या है, मतलबी है। आज जान तो जा रही है उसका मतलब क्या है, लेकिन कौन उसको उत्पन्न किया है ये नहीं जान पाती। इसलिए उतना इक्वस टू क्या कर दिए, 1 न्यूटन के बराबर कर दिए। अब देखिए बारी, अब किसी का औकात है भैया भूल के दिखा दे, कभी भूल ही नहीं पाएगा। कभी भी आप बल के बारे में पढ़ेंगे तो न्यूटन बाबा जरूर याद आएंगे। तो इसलिए एम्पियर इक्वस टू, तो 1 एम्पियर किसे कहते हैं, कभी कभी यहीं से निकलता है। 1 एम्पियर किसे, एम्पियर को किससे, ए से डिनोट करते हैं। 1 एम्पियर किससे कहते हैं, अगर कोई पूछ दे तो 1 एम्पियर किसी विद्युत तार में कह सकते हैं, किसी विद्युत तार में 1 सेकंड में, या नीचे से ऊपर जाएंगे, 1 सेकंड में 1 कूलाम का जो आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो 1 एम्पियर के बराबर होता है। यानी किसी विद्युत तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश को के प्रवाह के 1 कूलाम आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, दर को 1 एम्पियर कहते हैं। एम्पियर को ए से कहते हैं। ये आपका हो गया। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में या तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे, किसी भी विद्युत तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम, यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे 1 कूलाम है, यहाँ पे 1 एम्पियर है, तो किसी विद्युत तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो आपका विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है, और उसके बाद क्या होता है, न्यूटन कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। जैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 1 केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात किसी भी पिंड में 1 केजी के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे तो 1 न्यूटन के बराबर हो जाता है। अर्थात उसी प्रकार से 1 एम्पियर किसे कहते हैं, किसी भी विद्युत तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह की दर को, दर क्यों है, क्योंकि सेकंड है, दर को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। कभी नहीं भूलेगा, नीचे से ऊपर जाना आपको। यह ट्रिक आप हमेशा अपनाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। बाकी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना कि 1 कूलाम आवेश में नंबर ऑफ फ्लो, इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इससे एक फार्मूला बनाएंगे, जैसे अभी आप यहाँ तक नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप लोग समझ सकते, किसी भी डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप समझ सकते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश किससे उत्पन्न होता है। उसके बाद विद्युत के मात्रक क्या है, कूलाम है। विद्युत के अन्य मात्रक क्या होते हैं, उसके बाद विद्युत धारा है। विद्युत धारा के क्या सूत्र होते हैं, वहाँ से फार्मूला आता है Q=2IT। उसके मात्रक क्या है, 1 एम्पियर प्रति। उसके बाद 1 एम्पियर किसे कहते हैं। बाकी सब चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हैं। एक बार आप लोग नोट कर लिए तब फिर से आपको बता दूं। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आज आप लोग को कैलकुलेट करना है कि 1 कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना फ्लो होता है। तो प्लीज़ सबसे पहले उसको बता देते हैं कि 1 कूलाम आवेश में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं, चार्ज, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम आवेश यानी कि चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको कैलकुलेट करेंगे। उसका वैल्यू होता है 6.25 × 10⁻18 आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है। तो सबसे पहले तो इसका एक फार्मूला होता है, 1 कूलाम में आपको पता करना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो Q बराबर क्या होता है, N E।
एन ई क्या है आपको इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्यू क्या है आवेश है। तो यहाँ से अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ से एक फार्मूला निकालेंगे, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एन इक्वल्स टू आपका फार्मूला बनेगा क्यू अपान ई, क्योंकि एन है तो ये जाके कहाँ डिवाइड इसके नीचे बैठेगा। अब यहाँ पे आपको ये फार्मूला जनरेट होगा, तो अब यहाँ पे एक कूलाम है तो एक कूलाम में कितना हो जाएगा आपका, एक क्यू बराबर हो जाएगा एक कूलाम में पूछ रहा है तो एक कूलाम, दो कूलाम में पूछेगा तो दो रखेंगे। उसके बाद ई का जो वैल्यू होता है आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है ई का जो मान होता है। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देना है, तो एन इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, क्यू का मान कितना 1 है, ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी कूलाम में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कि आपका अब ये वाली वैल्यू देखें ऊपर लेके जाएंगे, तो एन इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू, देखो पावर नीचे से ऊपर जाता है उसका साइन क्या हो जाता है चेंज होता है, नीचे क्या है 10⁻⁻19 से ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻+19 घात हो जाएगा। कक्षा 7 में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि 1/a पे पावर -m, तो ऊपर नीचे आता है तो क्या होता है a पे पावर m, तो वही उसी प्रकार a पे पावर -m होगा तो नीचे से देखो नीचे से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा a पे पावर m घात हो जाएगा। कक्षा 7 में ये आपका ये फार्मूला है। तो कक्षा 7 में आप लोग a पे पावर -m इक्वल्स टू ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है प्लस होता है, ऊपर से नीचे जो भी उसके पावर में साइन रहेंगे उसके साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाएंगे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसी प्रकार नीचे क्या था माइनस पावर था 10 पे पावर -19 घात था, ऊपर गया तो 10 पे पावर कितना हुआ +19 हो गया, क्योंकि नीचे क्या था माइनस, ऊपर जाएगा तो क्या हुआ प्लस, नीचे क्या बचेगा 1.6। उसके बाद आपको क्या करना है ऊपर नीचे, क्योंकि दशमलव कितने स्थान पे है आपका एक स्थान पे है, तो इसको आपको ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से। तो एन इक्वल्स टू आपका बनेगा 1 गुणे 10 पे पावर 19 और ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से हम लोग गुणा कर सकते हैं। शुरू क्लास में मालूम पड़े हैं दशमलव हटाने के लिए जितने अंक पे दशमलव होता है उतना ही नंबर आप 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अंश में भी उतना ही से, अगर 2 पर आता तो 100 से, 1 पर रहेगा तो 10 से, 3 पर रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा ऊपर क्या होगा 10 का नम 10 हो जाएगा, तो एन बराबर आपका 10 का नम 10 इंटू 10 टू पावर ये क्या हो जाएगा 19, नीचे क्या होगा 10 से 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 16, दशमलव खत्म हो जाएगा। इसके बाद तो ऊपर क्या होगा आपका, इसमें से 10 पे पावर में से एक घात ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 19 घात को हम लिख सकते हैं 10 पे 10 इंटू 10 पे कितना घात 18 घात 19 पे 10 पे पावर 19 को हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो आधार सेम होगा तो घात को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 10 पे एक घात हो गया 18 क्या हो जाएगा 19 घात, यानी 19 पे पावर को हम लोग तोड़े हैं, यानी उसमें से एक नंबर आप 0 ले लिए हैं तो कितना हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका 16, नीचे तो आपका खत्म हो गया, ऊपर क्या होगा 10 में 100 हो जाएगा, यहाँ बचा क्या 10 पे 18 घात, नीचे क्या हुआ 16। अब क्या करेंगे 16 में 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 में जब 16 में जब 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, अब बताइए 16 छक्के कितना हो जाएगा 96, 10 में 6 गया 4 हो जाएगा, यहाँ में 9 गया कितना हो जाएगा 0, 100 में से 96 घटाओगे तो 4 ही होगा। अब दशमलव लगाओगे, दशमलव लगा के 0 तो कितना होगा 16 दूना 32, क्योंकि 16 3 48 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो 3 बार 32 बार में जाएगा तो कितना होगा 10 में 2 गया 8, ये भी कट गया। उसके बाद एक 0 पहले दशमलव, तब फिर 16 बच्चे क्या हो जाएगा 80, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका कितना आया भागफल 6.25, तो आ गया 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, अर्थात एन का मान जो आया 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक बार में, यानी कि एक कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या फ्लो होता है कितना होता है 6.25। आप जाके इसको खोल के देख सकते हैं कितना बड़ा ये चीज़ है, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा एन इक्वल्स टू, इसमें से 2 जीरो होगा तो हो जाएगा 625, ये कितना हुआ 10 पे 16 का, एन बराबर कितना हो 625 लिखे को जीरो बढ़ाना है 16 को जीरो बढ़ाओगे तब जाके पता चले कितना नंबर ऑफ फ्लो एक कूलाम आवेश में इतना फ्लो हो रहा है। एक कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितना रहता है
आपका 625 इंटू 10⁻⁴ है, उसी को वैज्ञानिक संकेतन में बदला गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी फ्लो होती है, तो कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है आप लोगों को कि 6.25 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही चीज़ कैलकुलेट कर रहे थे, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 6.25 होती है, तो ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका एक कूलम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये 6.2। उसके बाद आपको पढ़ना है कि 2 सवाल इसमें, जैसे एक विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में 4 मिनट में 1200 कूलम आवेश प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। 2 सवाल है, इससे 2 सवाल 1 नंबर में या 2 नंबर में कक्षा 10 में पूछ देता है। तो चीज़ों को आपको समझेंगे नहीं तब तक वो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो एक बार देखेंगे सवाल 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है इसका सवाल। तो किसी विद्युत परिपथ में 4 मिनट में 1200 कूलम आवेश प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। प्रवाहित होता तो विद्युत धारा का मान, यानी कि आई पूछ रहा है क्या क्या दिया। सबसे पहले सवाल में देखो दिया है आपको, देखो जितना ही बढ़िया से आप चीज़ों को लिखेंगे, जितना ही बढ़िया अच्छे से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, उतना ही अच्छे से टीचर को खुश होता है और उसके बाद आपको नंबर देता है। इन्हें पता चला कई बच्चे रहते हैं तुरंत ना दिया हुआ लिखते हैं, ना क्या ज्ञात करना है, ना सूत्र लिखते हैं, तुरंत स्मार्ट तरीके से सॉल्व करके दे देते हैं। तो जैसा आप एक्शन देंगे उसी प्रकार का रिएक्शन मिलेगा। कई बार पहले पेज पे उल्टी कर देते हैं, जैसा लगता है कि क्या होता है। अबार कबार लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सही और सटीक चीज़ों को लिखिए और टीचर को खुश रखिए, उसके बाद देखिए आपका नंबर कैसे फ्लो करता है करंट की तरह। तो सबसे पहले आपको समय दिया है 4 मिनट, और समय का मात्रक बताए थे सेकंड होगा। अगर मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट करिए, अगर घंटा है तो घंटे से मिनट में, मिनट से सेकंड में, बिना बदले आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका समय दिया है अर्थात टी दिया है, समय को किसे टाइम, तो कितना दिया है 4 मिनट। अब 1 मिनट में कितना होता है, टी बराबर हो जाएगा, इसको सेकंड में होता है 4 गुणे इसको 1 मिनट लिख सकते हैं, बताइए। तो टी बराबर आपको हो जाएगा 4, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। तो टी बराबर हो जाएगा 6 चौको 24 यानी 240 सेकंड हो गया। 4 मिनट में 240 सेकंड हो गया, अर्थात आप 4 मिनट बर्बाद करते हैं तो 240 सेकंड आपका ख़त्म। इसीलिए समय को बर्बाद ना करिए, दूसरों को फॉलो करके करके अपनी ज़िंदगी को फॉलो करिए। जो चीज़ अच्छा लगती है उसको फॉलो करिए। बाकी सब ये जैसे क्या पुष्पा मूवी, जितने भी आजकल की मूवियाँ आ रही हैं वो देख ही रहे, फॉलो करेंगे तो आपको कुछ उससे मिलने वाला नहीं है। अच्छी चीज़ों को फॉलो करिए, अच्छा चीज़ आपको मिलेगा। जैसे पुष्पा 2 खुद ही आपका मूवी आया था, अभी देखिए इतना फैन पागल हो गए तो उसके लिए एकदम कूद जा रहा है, मर जा रहा है। एक औरत मरी है भाग दौड़ के चक्कर में, तो क्यों उसके पीछे इतना आप लोग पागल रहते हैं? मत पागल होइए। पागल होंगे, भागदौड़ में दौड़ेंगे, आपका जान खा रहे हैं अपना दाना और दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। सिखाया वो कुछ नहीं है। आजकल जितने भी मूवियाँ निकल रही हैं उसमें आपको क्रिमिनल चीज़ों को हीरो बनाया जा रहा है। जो क्रिमिनल है उनको हीरो और जो पुलिस है उनको जीरो बना दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए पुष्पा 2 में कोई भी उसमें लॉजिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन 3 घंटा का मूवी है और बाकी दुनिया देख देख के पगला रही है। कोई मतलब नहीं उस मूवी का। एक एसपी के साथ एक एसपी को फिल्म में दिखाया गया कि एक एसपी को बेवकूफ़ बनाता है और रियल लाइफ में एक दरोगा टांग के लेकर चला गया। तो यही तो है। तो रियल और रियल लाइफ में अंतर है, तो इसमें आपको नहीं कर सकते। तो इस चीज़ों को अनफॉलो करिए और अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। तो टी बराबर आपका 240 सेकंड हो गया। उसके बाद 1200 कूलाम दिया है, अर्थात तो आवेश दिया। आवेश का मात्रा बताए थे कूलाम होता है, अर्थात क्यू बराबर कितना दे दिया 1200 कूलाम। क्या पूछ रहा है, ये आपका दिया हुआ। क्या करना है, ज्ञात करना है, ये लिखना पड़ेगा। अच्छे से प्रस्तुत करोगे अच्छा नंबर मिलेगा। क्या ज्ञात करना है, धारा पूछ रहा है। तो सूत्र से यहाँ लिखेंगे, सूत्र से। सूत्र क्या होता है धारा का, I=Q/T। बताइए, आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो I=Q/T। तो यहाँ से I का फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर Q का मान अभी देखिए 1200 कूलाम, तो हो गया 1200 अब बट्टा नीचे आपका T है, तो T कितना आया 240 सेकंड। तो I बराबर हो जाएगा 1 0 से 1 0 काट दो तो ऊपर क्या बचा 120 और नीचे बचा 240।
आई बराबर फिर से काटो 2 से। अब कई बच्चे तुरंत काट देते हैं, 10 में है, आप चीज़ों को आराम आराम से काटिए। डायरेक्ट काटेंगे तो टीचर समझ जाएगा ये देख के नोट किया वैल्यू नकल किया है, और स्टेप वाइज हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, टीचर भी समझ कि लड़का कुछ सीखा है। 10 में बस इतना ही चेक होता है। ऊपर से फिर से 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ऊपर 120 का आधा 60 है, इसका आधा क्या हो जाएगा 12। अब हमको 12 का पहाड़ याद है और काटना है तो काट सकते हैं, 12 पच्चे 60। तो आपका आई का हो जाएगा, आई का मान कितना 5 एम्पियर। धारा का मात्रक बताए थे एम्पियर होता है, या इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति सेकंड को इसका मात्रक एक्चुअल में क्या आया, इसका मात्रक आया, इसका होता है कूलाम, यानी कूलाम आप प्रति सेकंड आया, सेकंड। और आई कॉस टू इसको लिख सकते हैं 5 × 1 कूलाम प्रति सेकंड। 1 कूलाम तो पूरा ओपन करके बता रहा है ताकि चीज़ों को आप समझ सकें। तो 5 × 1 कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है 1 एम्पियर के, 1 एम्पियर, एम्पियर को ए से, तो आई कॉस टू हो जाएगा 5 का नाम 5 एम्पियर। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कहाँ इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को नहीं जानेंगे तो ऐसे बेवकूफ़ कंसेप्ट वाली चीज़ों को जानेंगे नहीं कि कौन इसका क्या मतलब है, तो ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे तो क्या मतलब है। बहुत सारे पढ़ते रहिए, बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, 12 बाद कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो बहुत सारे कंपटीशन में फेल हो जाते हैं। तो 12 तक तो काम चल जाएगा रटो के, लेकिन 12 के बाद आपका ज़िंदगी ध्वस्त हो जाएगा। 12 के बाद वही बच्चा कंपटीशन को बीट कर पाता है, चाहे वही बच्चा चाहे प्राइवेट में चाहे मेडिकल लाइन में किसी फील्ड में जाना चाहता है तो वही बच्चा जा पाता है जिसका कंसेप्ट क्लियर है, जो 11, 12, 9, 10 बढ़िया से पढ़ के गया है। यहाँ रट के पास होने से तो आप क्या हो जाएगा 12 तक पास हो जाएंगे, वैसे ही सरकार आपको पास करने पर लगी है। सिलेबस डाउन हो गया है, सरकार चाह रही है एकदम बेवकूफ़ बने रहे। 9th और 10 का मैथ का बुक दिख लीजिए कितना पतला कर दिया। हम लोग जमाने में इतना मोटा रहता था तो सीखने को मिलता था, और इस समय 9th का बुक इतना पतला कर दिया है, 10 का सिलेबस पूरा इतना कट कर दिया, 11, 12 को पार्टीशन कर दिया, अलग अलग कर दिया। पहले हम लोग जमाने में क्या होता था 11 + 12 दोनों को मिला के एग्जाम होता था, बर्डन होता था, लगता था कि हाँ क्लास 12 हम लोग पढ़ रहे हैं। अब 12 का खाली एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, सिलेबस को एकदम कट डाउन किया जा रहा है, नीचे की तरफ गिर जा रहा है। क्योंकि जानते हैं ये सब जो होता है, अब CBSE और ICSE बोर्ड को देख लीजिए, इसमें सिलेबस स्टैंडर्ड होता है। IP बोर्ड का सिलेबस देख लीजिए एकदम कितना है, पढ़ाने में अजीब लगता है कि बच्चे क्या सीखेंगे। जितना ही सिलेबस को कट डाउन करेंगे उतना ही बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे, उतना ही अभी नहीं पढ़ पा रहा है, यानी चीज़ों को डाउन किया जा रहा है। किसी भी बढ़िया चाहे बड़ी अधिकारी घर के लड़का जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, वो अपने बच्चों को ये सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, चाहे सांसद जी हो गए चाहे विधायक जी हो गए, अपने घर के किसी भी बच्चे को ये सब सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, बाकी गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, इसको भी मन लगा के पढ़ते रहिए ताकि चीज़ों को आगे चल के आपको समझ सके, स्टैंडर्ड चीज़ों को समझ सकेंगे। अब पता चले ये भी ना समझ में आए तो फिर से आगे चल के आपका स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। तो सो प्लीज़ चीज़ों को एक एक चीज़ को देख देख के समझते रहिए। तो 5 एम्पियर हो गया आपका। उसके बाद फिर से एक और सवाल है यहाँ पे, किसी विद्युत परिपथ में 6 मिनट में 0.3 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो आवेशों का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल को पहले पढ़ना है ध्यान से, क्या क्या दिया है, इस चीज़ों को कंसीडर करना है कि क्या दिया है और कौन फार्मूला अप्लाई होगा और किस फार्मूले से वो आएगा। पहले इतना दिमाग में पढ़ेंगे ध्यान से और चीज़ों को लिखेंगे तब समझ में आएगा। तो किसी विद्युत परिपथ है, इसमें 6 मिनट, मिनट, सेकेंड, घंटा, ये क्या होता है समय होता है। एम्पियर बताए थे, एम्पियर किसका मात्रा होता है विद्युत धारा का प्रवाहित होती है। तो क्या पूछ रहा है आवेश अर्थात क्यों पूछ रहा है, फिर से वही वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिया है, अच्छे से परोसना है, दिया है। क्या दिया है, आपका समय दिया है, समय अर्थात T दिया है, कितना दिया 6 मिनट। फिर से वही वाला काम करना है, 6 × 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड अभी लिखवाए हैं 60 सेकेंड, 6 6 के 360 सेकेंड हो जाएगा। 6 मिनट में 360 सेकेंड हो गया। उसके बाद धारा दिया अर्थात I दिया है कितना 0.3 एम्पियर को A से भी लिख सकते हैं। क्या पूछ रहा है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात हमको क्या करना है आवेशों का परिमाण अर्थात क्यों पूछ रहा है। उसका लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से आपको क्या होता है फार्मूला देखिए यहाँ पे I = Q/T। तो यहाँ से फार्मूला आप बनाएंगे, इस पर लगाते इससे फार्मूला बने तो Q बराबर क्या बनेगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा IT। तो यहाँ से फार्मूला उठा सकते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT को स्मॉल चाहे कैपिटल दोनों से लिख सकते हैं। तो Q बराबर आपका हो जाएगा, I का मान कितना है 0.3 और T का मान कितना है 360 सेकेंड।
तो ये तो बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ पर आएंगे ताकि वो वीडियो में क्लियर आ जाए। तो आई क्यू बराबर हो जाएगा आपका, ये देखो 360 को लिख सकते हैं 0.3 36 गुणे 10, 360 को 360 का 10 गुना कितना होगा 360 रुपया हो जाएगा। तो क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यू बराबर इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 दशमलव तो खत्म, 3 गुणे 36, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर 3 छक्के 18 के 8, 3 त्रिका 9 1 10, 108। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, अर्थात 3 छक्के 18 के 8, 3 त्रिक 9 1 10, 108 कूलाम आपका इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से सवाल पूछता है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, बस जो समय होगा उसको सेकंड में बदल लेना है। बाकी अगर माइक्रो कूलाम में दिया तो माइक्रो कूलाम आप लोग बताइए कि है 1 मिली कूलाम में कितना होता है 10⁻³ कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम इक्वल होता है 10⁻6 कूलाम, और 1 नैनो कूलाम इक्वल होता है आपका कितना 10⁻9 कूलाम। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 का टेबल पढ़ते रहिए, उसके बाद से माइक्रो होने वाला है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत आवेश के मात्रक क्या होते हैं, बाकी सारा उस पर सवाल भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद से 1 कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 होती है। उसके बाद हमको पढ़ना है आपको वैद्युत विभव और विभवांतर, अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको पढ़ना है। यानी कि वैद्युत विभव और विभवांतर का डेफिनेशन क्या होता है वो दोनों पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों को अलग अलग डेफिनेशन बताया गया, दोनों एक ही चीज़ होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बस वो डिफरेंस बताता है, ये डेफिनेशन बताता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखते रहिए आराम से, सारी चीज़ें आपको बहुत मज़े से समझ में आने वाली है। तो बस एक बार आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इसमें आपको दो शब्द हैं, वैद्युत विभव और विभवांतर। इसका वैद्युत विभव होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको वैद्युत के साथ विभव लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल में यानी विभव में डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। तो पहले आपको वैद्युत विभव जानेंगे। किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी एकांक धनावेश को किसी बिंदु से किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी एकांक अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वही किसके बराबर हो जाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो वही डेफिनेशन आपका लिखा गया है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात किसी भी एकांक धनावेश को, जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी एक अदर स्टूडेंट को अनंत से यानी कहीं से लेके पकड़ के आता है हमारे कोचिंग में और कहता है कि पंकज सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं फिजिक्स, आओ पढ़ना है। तो जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को पकड़ के लेकर आया तो यानी अनंत से, पता नहीं कहाँ था, तो हमारे लिए क्या इनफाइनाइटी होगा। तो जो कार्य किया वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत विभव। यही आपका विद्युत परिपथ में भी यही होता है, बस वो समझाने का एक अलग तरीका था। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से उठा कर लाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो बस ये वैद्युत परिपथ में आपका से किसी एकांक धनावेश को, कोई धनावेश है को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव में आपका फॉर्मूला क्या होता है, किसी अनंत से यानी किया गया कार्य किस पे किया जा रहा है, कार्य आवेश पे किया तो नीचे रहेगा, किया गया कार्य के रेशियो को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को इसको बोलते हैं पोटेंशियल, ये वोल्ट है। पोटेंशियल का बहुत सामर्थ्य भी होता है। तो वैद्युत विभव किससे डिनोट करेंगे, V से, किए गए कार्य को W से, आवेश को किससे, Q से। तो यहाँ से 3 फार्मूले जनरेट होगा। पहला V बराबर W/Q, यानी 1 2 3 राशियां हैं, भौतिक राशियां, तीनों क्या है, चर हैं। यानी 3 तरीके से सवाल पूछ सकता है और 3 फार्मूला बन सकता है। तो पहला V = W/Q, अगर W का फार्मूला निकालोगे तो V में जाके Q मल्टीप्लाई कर लेगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, W बराबर VQ। और Q का फार्मूला क्या होगा, अगर Q V के पास जाएगा तो W V किसके पास चले जाएगा, Q के पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q V के पास जाएगा, तो ये अब इसके बाद तो Q का फार्मूला क्या हो जाएगा, W/Q। आप क्लास 7 में ही पढ़ेंगे ये सब चीज़ों को पक्षांतर करना, गुणा करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसके बाद ये फार्मूला हो जाए यहाँ से, यानी 3 सूत्र पूछ सकता है। उसका इसका मात्रक क्या होगा इस वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, इसका हो जाएगा विद्युत विभव का क्या होता है, वोल्ट। जैसे 220 वोल्ट आता है घर का जो बल्ब होता है, वोल्ट हो गया। तो ये इसका W का मात्रक जन्म करते हैं जूल। जूल क्या होता है, ऊर्जा। कार्य बराबर ऊर्जा, दोनों बराबर होता है। फार्मूला ही कहाँ से आता है, जन्म करते हैं
कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, F इंटू डी। तो इसका मात्रा क्या होता है, जूल, और जूल इंटू मीटर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। 1 जूल किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे 1 मीटर विस्थापित कर दिए तो वो 1 कार्य के बराबर हो जाता है। वही कार्य का मात्रक आपका क्या होता है, जूल कहलाता है। और जूल किसका भी मात्रक होता है, एनर्जी का भी मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक यानी डब्ल्यू का मात्रक जूल, क्यू का जन्म करता है पीछे वाले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। कुलाम होता है, तो 1 जूल प्रति 1 कुलाम को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो वही 1 वोल्ट यहाँ पे है, 1 जूल यहाँ पे, 1 कुलाम, तो यानी 1 वोल्ट। अब यहाँ से डेफिनेशन पूछता है, जैसे 1 एम्पियर किसे कहते हैं, उसी प्रकार 1 वोल्ट किसे कहते हैं। जैसे उसको भी नीचे से ऊपर की तरफ गए तो वैसे ही इसको भी आना, अर्थात एक किसी पॉइंट को लेकर आ रहा है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से लेकर आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। यदि अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक 1 कुलाम, नीचे क्या है, 1 कुलाम आवेश को लाने में, 1 कुलाम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो कार्य किसके बराबर हो जाता है, 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है। ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं, अर्थात 1 जूल प्रति कुलाम हमारा 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन आप कह सकते हैं, किसी भी पॉइंट को या किसी भी अनंत से किसी बिंदु तक 1 कुलाम आवेश, अर्थात 1 कुलाम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। उसके बाद फिर से वही चीज़ है। तो ये आप लोगों को क्लास में वो चीज़ें देखते रहना चाहिए, क्योंकि क्लास में मान लीजिए थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, वो चीज़ें नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मान लीजिए हमारे ही क्लास में बहुत सारे बच्चे, जब हम भी पढ़ाई करते थे तो इंजीनियरिंग में, तो उसमें एक प्रोफेसर थे यानी टीचर थे, तो पहले एंट्री करते हुए आपका क्या कहते थे, हेलो भाइयों, इनके प्यारी प्यारी बहनों। तो जिनका तो होता था उनको तो एकदम टेंशन में पड़ जाते थे कि भैया ये तो हमको भाई बना दिए हैं। उसी में जिनका भी होता था वो तो एकदम टेंशन ही आ जाता था। तो वो सब उनका डायलॉग था, ऐसे मारते रहते थे, भाइयों इनके प्यारी प्यारे बहनों। तो ऐसे आजकल के क्लासों में ऐसा कर देंगे तो भाई दिक्कतें हो जाएगा। तो ये सब डेफिनेशन। उसके बाद वैद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, उसको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग को इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश कौन वाला पढ़ना है, साइंस का इंग्लिश, केमिस्ट्री का इंग्लिश, फिजिक्स का, मतलब साइंस का जो भी इंग्लिश वर्ड है, चाहे इंग्लिश में आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का जो हिंदी है उसके साथ इंग्लिश भी पढ़ते रहिए, केमिस्ट्री का जो हिंदी है उसका इंग्लिश भी जानते रहिए, फिजिक्स का जो हिंदी है उसका इंग्लिश भी जानते रहिए। अदरवाइज जैसे ही 10+2 12th पास होंगे, जैसे कहीं भी एडमिशन कराएंगे तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर काम नहीं आएगा कभी ज़िंदगी में, कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, ता है, ती है, वो सब नहीं आने वाला। वहाँ पूछेगा बेटा स्टैंड अप योर सीट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बताओ, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ किसे कहते हैं। तो मुँह बंद, आप तो ज़िंदगी भर पढ़ के गए हैं 12 तक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो वहीं मुँह बंद हो जाएगा। इसलिए जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ज़रूर जानें हिंदी का, इंग्लिश, साइंस का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। वैद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, किसी विद्युत परिपथ में वही वाला चीज़ है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो, क्योंकि विभवांतर और डिफरेंस में क्या होता है, अंतर होता है। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो विभवांतर को, विभव का अंतर देखा जाता है, वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो वही डेफिनेशन है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, जैसे एकांक यहाँ पे है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से, जैसे अनंत से लेकर तो एक पॉइंट हो गया, और जहाँ तक लेकर आ रहा रख दिया वो भी एक पॉइंट हो गया, दोनों के बीच में जो कार्य होता है वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो परिपथ एकांक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। वही फार्मूला आपका लगेगा। जैसे मान लीजिए आपका हो गया V बराबर W/Q, तो मान लीजिए W बराबर 1 जूल हो गया, मान लेते हैं, और Q बराबर 1 कूलाम हो गया। तो यहाँ पर रखोगे V का मान तब क्या आएगा, 1/1, तो क्या होगा, V बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि मान लो जूल प्रति कूलाम आएगा, तो 1 जूल प्रति कूलाम को हम क्या करते हैं, 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है। तो वही 1 वोल्ट का डेफिनेशन भी बताता है, वही सवाल भी बताता है। अब सवाल इस पे किस पे कैसे पूछता है सवाल पूछता है कि 30 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के मध्य 5 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। डेफिनेशन आपको, फार्मूला आपको यही यूज होने वाला है। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है फार्मूले में,
30 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु, 30 वोल्ट का कोई विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच कितना 5 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य पूछ रहा है। क्या पूछा? W। तो फार्मूला आप ये लगाइए, इसमें भी W है, तो सीधे W का फार्मूला बना के रखें, W बराबर VQ, W बराबर VQ। तो W का फार्मूला क्या हो जाएगा? VQ, तो V इंटू Q। तो W का फार्मूला क्या हो जाएगा? V का मान कितना है? 30 वोल्ट है, और Q का मान कितना है? 5। तो किया गया कार्य कितने बराबर हो जाएगा? 30 25 150, 5 ये 15, तो ये कितना हो जाएगा? ये जूल के बराबर हो जाएगा। ये 150 जूल कार्य करना पड़ेगा वहाँ से वहाँ लाने में। आपका ओम का नियम, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपी बोर्ड। जो यूपी बोर्ड में बच्चे बैठने वाले हैं इस रूल को जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि हर बार यूपी बोर्ड में पूछता है ओम का नियम किसे कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में, यानी जब कोई चालक तार होता है, प्रवाहित धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों पर, कोई चालक तार है उसमें जब धारा पर, जैसे चालक तार मान लिया सपोर्टेड, वैसे तो ये अचालक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो उसे अचालक कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो सपोर्टेड मान लेते हैं कि यह क्या है? एक चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके दोनों सिरों, पहला सिरा और द्वितीय सिरा, दोनों चालक प्रवाहित करने पर इसके दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसके बीच दोनों सिरों के मध्य या बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ओम्स का नियम कहते हैं। ओम्स का एक वैज्ञानिक का नाम था, इसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। बस शॉर्ट फॉर्म में ओम्स लॉ लिखा जाता है, लेकिन पूरा इनका नाम था क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ये नियम दिया था कि इस, तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात विभवांतर भी कामाधारा आई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती होता है। चाहे अनुक्रमानुपाती लिखिए चाहे समानुपाती लिखिए। तो अर्थात विभवांतर भी चालक के सिरों पर धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों के सिर मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वही आपका ओम का नियम कहलाता है। अर्थात विभवांतर भी कामाधारा आई के अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती, समानुपाती लिखिए चाहे अनुक्रमानुपाती लिखिए, दोनों में आपका सही काल आएगा। अर्थात भी ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का साइन होता है, तो यानी भी अनुक्रमानुपाती आई, धारा को आई से, विभवांतर को भी से। अर्थात इसका मतलब जो चीज़ जिसके समानुपाती होता है, अर्थात उसके रिस्पेक्ट में अगर वो बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, अगर वो घटेगा तो ये भी घटेगा। जैसे आपका मान लीजिए स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के समानुपाती होना चाहिए, अर्थात अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। टीचर मेहनत करेगा तो स्टूडेंट भी आगे जाएगा, टीचर डाउन होगा तो स्टूडेंट भी क्या होगा? डाउन होगा। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती होगा तो कभी भी सक्सेस इस पर नहीं मिल सकता है। तो स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होने चाहिए। अर्थात मान लीजिए टीचर है और ये क्या है? स्टूडेंट है। अर्थात टीचर जब बढ़ेगा तो स्टूडेंट भी आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो अनुक्रमानुपाती मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट जब इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट डिक्रीज होता है तो ये भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसीलिए हम बोले एग्जाम्पल दिए कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। अदरवाइज जैसे ओम्स का नियम है, यानी अर्थात वोल्ट बढ़ाएंगे तो धारा क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे आप तो जानते हैं गाँव में जो वोल्ट कम आता है, जब वोल्टेज कम आता है, देखते हैं धारा जब कम फ्लो होगा तो देखिए जो बल्ब होता है वो धीरे धीरे जलता है, और जब वही वोल्टेज थोड़ा सही तरीके से आता है तो धारा सही तरीके से बहेगा तो ज़्यादा उजाला देता है। गर्मियों के दिनों तो क्या होता है? एकदम भुक 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 करने लगता है। ऐसे हिसाब से देख सकते हैं। अर्थात किस पे डिपेंड करता है? धारा, यानी वोल्ट पे। वोल्ट को बढ़ाएंगे तो धारा तेज बढ़ेगा, इस हिसाब से लाइट ज़्यादा आएगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो चार्ज भी ज़्यादा फ्लो होगा। तो आपका क्या हो जाता है? अर्थात अगर वोल्ट को कम करेंगे तो धारा भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए तो घर स्टेबलाइजर यूज किया जाता है, ताकि वोल्ट को क्या कर दे? बढ़ा दे, चाहे कंट्रोल करते रहे, जिसको जितना चाहिए उतना उसको दे देता है। अर्थात इस पे ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। अर्थात वोल्ट को बढ़ाएंगे तो धारा क्या होगा? बढ़ेगा। इस अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, इसीलिए अगर इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो भी इक्वस टू, ये समानुपाती एक हटता है तो एक आर एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं स्थिरांक, नियतांक या नियत। तो आर जो आता है तो भी इक्वस टू आर आई, या इसी चीज को लिखते हैं भी इक्वस टू आई आर। तो चाहे आर का फार्मूला लिखा लिया तो आई का आके कहाँ बैठेगा? भी अपन आई। इसी को बोलते हैं वैद्युत रेजिस्टेंस आर को। अर्थात वोल्ट तथा धारा के अनुपात को वैद्युत रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो भी इक्वस टू आई आर। आर क्या? ये पूरा अनुक्रमानुपाती हटा, बराबर के चिन्ह। तो आर क्या? एक नियतांक है जो कांस्टेंट होता है,
रेजिस्टेंस यानी वैद्युत धारा को रोकता है रेस्ट करने के लिए। इसको बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे लिखे हैं वैद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो V अपन I इक्वल टू क्या होता है R। तो यहाँ पे R का, तो इसके मतलब तो ये आपका हो गया ओम्स का नियम, यहाँ पे आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। उसके बाद V तथा I के बीच में ग्राफ भी देखते हैं। जब कभी भी दो भौतिक राशियाँ एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती होते हैं तो उसके बीच में जो ग्राफ होता है वो सीधा होता है, यानी कि एक सरल रेखा में जाता है। अगर व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होता है तो जैसे जिग जैग जैग के फॉर्म में जाता है। तो कभी भी जब दो भौतिक राशि एक दूसरे के समानुपाती होता था, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए समानुपाती हुए अर्थात अनुक्रमानुपाती हुए हैं। इस वे में जब भी किसी ऑब्जेक्ट का दोनों भौतिक राशियों का कोई भी यूनिट या मेजरमेंट लेंगे, इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनेगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे सरल रेखा में जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर ये वोल्ट है, ये क्या होगा अर्थात ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये भी बढ़ रहा है। तो इसके बीच में जो ग्राफ बनाएंगे ये क्या एक सरल रेखा मिलेगा। जैसे V तथा I के बीच ग्राफ है, जैसे कोई वोल्ट मीटर, अब वोल्ट को वोल्ट मीटर से नापा जाता है, धारा को एमीटर से नापा जाता है, इसीलिए उसको A से। तो मान लीजिए वोल्ट मीटर से मेजरमेंट कर लिए 0.4 पे, एमीटर आया 0.2, 0.8 पे 0.4, 1.2 पे 0.6, ये सब धारा का मान है। ये वोल्ट मीटर से मेजर किया गया है, ये एमीटर से मेजर किया गया। हम ये बता रहे हैं कि V तथा I के बीच में ग्राफ कैसा होता है। बहुत सारा ऑप्शन में चाहे कंपटीशन में बहुत जगह पूछ देता है कि V और I के बीच में ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो कैसे होता है, तो यानी कि तो पॉइंट जब मेजर करें अर्थात ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी ये एक्स का मान एक्स वाला एक्स एक्सिस पे दर्शा दिया गया है और वाई वाले वाई एक्सिस पे दर्शाया गया। तो यहाँ पे तो वोल्ट का मान क्या है 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 ये वोल्ट का मान है। इस पे किसका मान दर्शाया गया है धारा का 0.2, 0 अर्थात तो 0.4 वोल्ट मीटर बढ़ाने पर धारा का मान कितना हो रहा है 0. इसको 1-1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करके बनाओगे तो सीधे लाइन जाएगा। अर्थात 0.8 वोल्ट मीटर बढ़ाए तो कितना धारा का मान हुआ, कितना धारा 1-1 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेजरमेंट करके हम नहीं बनाया इसलिए कभी कभी इधर उधर गड़बड़ हो सकता है। 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 1-1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे तो सही और स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 1.2 वोल्ट मीटर बढ़ाएं तो कितना आया 0.6। तो इसके बीच में आपका क्या ग्राफ बनेगा, ये बनेगा। तो ये आपका V तथा I के बीच में ग्राफ भी बन सकता है। तो यानी इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ एक पॉइंट मिला, एक यहाँ पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ इधर 1-1 सेंटीमीटर का गैप जब बनाएंगे तो सीधे स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो जो ये बता रहा था ये आपका रेजिस्टेंस, इसीलिए R को वैद्युत प्रतिरोध ये आपका इस एक अलग मेजरमेंट लिया गया है। प्रयोगशाला में मेजर करके आप लोग किताब में देखेंगे तो मिलेगा 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, यानी ये वोल्ट मीटर से मेजर करके 4 बार प्रेशर करके मेजर करके रख दिया गया एक्स एक्सिस पे। उसी पे एम्पियर का मेजरमेंट किया गया है वैद्युत परिपथ में। तो ये आया उसी हिसाब से कक्षा 10 में आप पढ़ ही रहे हैं ग्राफीय विधि से। तो उसको दर्शाएंगे तो सीधे एक सरल रेखा मिलेगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। तो इस सारे पॉइंटों को इस पट्टी से मिला देंगे तो इसका एक ग्राफ मिलेगा। इसको बोलते हैं क्या, एक सरल रेखा। यानी V तथा I तथा और इसके बीच का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनता है, एकदम सरल रेखा में बनता है। उसके बाद क्या है वैद्युत प्रतिरोध। फार्मूला आप लोग अभी V/I = R, तो R = V/I लिख सकते हैं। R का मात्रक होता है 1 ओम, V को वोल्ट से, धारा को किससे एम्पियर से। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे वैद्युत धारा के अन्य, जैसे आपका विद्युत आवेश के अन्य मात्रक बताए थे मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम या नैनो कुलाम, उसी प्रकार वैद्युत धारा के भी अन्य मात्रक है। वो 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻6 एम्पियर होता है। तो जब कभी भी जरूरत आएगा इन फ्यूचर आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिरोध का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वैद्युत प्रतिरोध, इसमें R क्या होता है, नियतांक जो होता है वही आपका क्या होता है, यहाँ पर भी R रहेगा। IR RI है, चाहे इसी को IR, तो VR के नीचे में तो R बनेगा। तो यही R = V/I, अर्थात V और I के अनुपात को वैद्युत रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसके रेशियो को बोलते हैं। तो R = V/I, R = 1 ओम, V को बोलते हैं वोल्ट और धारा का क्या होता है मात्रक एम्पियर। यानी कि अगर कोई पूछ दे 1 ओम किसे कहते हैं, तो किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो 1 ओम के बराबर होता है। ये ओम के भी 2 अन्य मात्रक, जैसे एम्पियर का था वैद्युत धारा का मात्रक था, जैसे विद्युत आवेश का था, वैसे ही वैद्युत प्रतिरोध के भी अन्य मात्रक 2 मात्रक, 1 मेगा ओम मेयम
मेगा को ओम को ये ओम का साइन है, 1 मेगा ओम इक्वल टू 10⁻6 ओम होता है। 1 माइक्रो को म्यू ओम से 10⁻⁻6 ओम होता है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चीज़ों को बार बार देखेंगे, ताकि स्किप करके देखेंगे, कोई भी चीज़ इसमें ना समझ आता आप लोग जरूर पूछें। ओम का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 का यूपी बोर्ड का, जो हर बार बच्चे पूछता है। इसका ओम का नियम लिखिए, इसका सूत्र लिखिए, उसके बीच में अगर आप बनाना है तो बना सकते हैं। तो ये चीज़ें लिखेंगे तभी समझ में आना चाहिए। और क्लास 10 में यूपी बोर्ड का पेपर आने वाला है, तो आप मेहनत करेंगे, क्योंकि ये ठंडी है। ठंडी में तो सबको नहीं लगता है, ठंडी, गर्मी, बरसात। भारत एक ऐसा देश है जो तीनों मौसम का आनंद ले सकते हैं। तो ठंडी में ठंडी नहीं लगेगा, गर्मी में गर्मी नहीं होगा, बरसात में बरसात नहीं होगा, तो कौन से मौसम है, यानी इसका मतलब हम पढ़वे नहीं करें, कोई काम ही ना करें। बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज़ देते हैं, क्योंकि मान लो हम भी पढ़ाते हैं स्कूल से लेकर कोचिंग में, तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ देते हैं, सुबह में सर नींद नहीं खुल रहा है। ये आपका यही तो एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम है। यही ठंडी में आप उठ के चलेंगे, पढ़ेंगे, सुबह में कोचिंग पढ़ेंगे, चाहे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ ले रहे हैं, इसी को बोलते हैं असली जो आपकी पढ़ाई यही है। यही परीक्षा चल रही है, यही एक एनर्जी आपको देख रही है कि ठंडी में सो रहे हो, कि रजाई में घुस के पढ़ रहे हो, कि टेबल कुर्सी लगा के पढ़ रहे हो, कि कितना अपने बॉडी को रजिस्ट कर रहे हो कि नहीं, कितना दुख दे के, पीड़ा दे के पढ़ रहे हो। ये सब चीज़ें एक एनर्जी देख रही है। अगर आप शौक तरीके से, चाहे सुख दे के अपने बॉडी को सो जा रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, तो जान लीजिए रिजल्ट आएगा, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता चलता है। तो इस ठंडी में जो पढ़ लेगा, रजाई को छोड़ के मेज और कुर्सी अपना लेगा, उसी का रिजल्ट बढ़िया होगा, और वही शर्ट का ऐसे करके घूम पाएगा। क्योंकि रिजल्ट आएगा थोड़ा सा गर्मी रहेगा, नहीं तो बाबू दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। 9 साल तक जो भूलियाए हैं माता पिता को, वो सब आने वाला है मात्र 2 या 3 महीने के बाद। तो इसीलिए क्लास 10 के बच्चे और चाहे क्लास 12 के जो भी जिन लोगों का भी यूपी बोर्ड का पेपर है, तो प्लीज़ थोड़ा सिक्योर हो जाइए। यूपी बोर्ड का पेपर बार बार आपके ज़िंदगी में नहीं आएगा। शादी विवाह, दोस्त यारी, ये सब तब आते रहते हैं। ये सब चीज़ों को नेगलेक्ट करिए और चीज़ों को समझिए। क्योंकि एक है कहावत कि मान लीजिए ज़्यादा चमकने वाली चीज़ों को देर तक देखोगे तो आँखों के सामने पर्दा छा जाता है। तो इसीलिए कहते हैं बाबू, इस सब थोड़ा आप लोग अट्रैक्शन से बचिए और चीज़ों को देखने से बचिए। तो अपने आप को फोकस करिए और पढ़ाई करिए। क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? पेन रुकना नहीं चाहिए। पढ़ते रहिए तो एकदम धड़धड़, रात भर कम 2 घंटा तो पता नहीं चलना चाहिए। ये सबसे बड़ा हथियार है गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों का। पढ़ाई ही सबसे बड़ा है। अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो कभी भी आपका रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा इस समाज में, चाहे कहीं भी जाइए दूध काटते